कुवैत में कोहराम क्यों मचा रहा ईरान? अमेरिका ने ईरान में एक बार फिर बरसाए बम। तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति का इस्तीफा। हॉर्मुज में टोल जरूरी, ईरान के साथ खड़ा कतर। बालिन शाह की अपील पर ब्रिटेन की दो टूक। इंसानों को अमर बनाने के लिए काम कर रहे पुतिन। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह शांत नहीं है। इसी बीच कुवैत ने दावा किया है कि पिछले 72 घंटों में उस पर 2 बड़े हमले हुए हैं। कुवैत की सेना का कहना है कि ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए हमला किया। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसका निशाना कुवैत नहीं, बल्कि वहां पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। कुवैत फारिस की खाड़ी में स्थित अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश है। यहाँ अमेरिका के कई बड़े सैन्य अड्डे हैं, जिनमें कैंप अरिफिजान और बहुरिंग और अल सलेम एयरबेस शामिल है। रिपोर्टों के अनुसार कुवैत में करीब 13,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसी वजह से ईरान अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान फिलहाल कुवैत की जगह यूएई से अब सीधा टकराव नहीं चाहता। यूएई सैन्य रूप से मजबूत है और किसी भी हमले का जवाब देने की क्षमता भी रखता है। ऐसे में ईरान बड़े क्षेत्रीय युद्ध का खतरा नहीं लेना चाहता। लेकिन इधर अमेरिका ईरान पर हमले करने से भी बाज नहीं आ रहा है। रविवार को अमेरिका ने ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसके बदले में ईरान ने कुवैत पर मिसाइलें दागी। रिपोर्ट्स के अनुसार ये कार्रवाई पिछले सप्ताह एक अमेरिकी MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन को मार गिराए जाने के जवाब में की गई। अमेरिका ने ईरान के रडार सिस्टम, ड्रोन नियंत्रण केंद्र और अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। दोनों देशों के बीच कई हफ्तों से युद्ध विराम है, लेकिन छोटे छोटे हमले लगातार जारी हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बना हुआ है। रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने अपनी कई भूमिगत मिसाइल सुरंगों को फिर से खोल लिया है, जो पहले अमेरिकी हमलों में क्षतिग्रस्त हो गई थी। सैटेलाइट तस्वीरों में सुरंगों की मरम्मत और सड़कों के दोबारा निर्माण के संकेत मिल रहे हैं। वहीं ईरान की राजनीति में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने अपना इस्तीफा सुप्रीम लीडर के कार्यालय को सौंप दिया है। बताया गया है कि उन्होंने अपने पत्र में कहा कि सरकार को बड़े फैसलों से दूर रखा जा रहा है और कई महत्वपूर्ण मामलों पर कट्टरपंथी समूहों का प्रभाव बढ़ रहा है। इसी कारण उनके लिए प्रभावी ढंग से काम करना मुश्किल हो गया है। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय ने इन दावों को पूरी तरह से गलत बताया है। राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारियों ने कहा है कि इस्तीफे की खबरें केवल अफवाह और कुछ विदेशी मीडिया संस्थान झूठी कहानियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि राष्ट्रपति पेजिशकियान जनता की सेवा करना जारी रखेंगे और अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देश एक अच्छे समझौते की काफी करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका की शर्तें पूरी नहीं हुई तो वो इस मुद्दे को किसी दूसरे तरीके से सुलझाने की कोशिश करेगा। इससे मध्य पूर्व की राजनीति पर सबकी नजर बनी हुई है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन शाह को भारत के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर बड़ा झटका लगा है। उन्होंने ब्रिटेन से इस मामले में मदद की उम्मीद की थी, लेकिन ब्रिटेन ने साफ कर दिया है कि वो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ब्रिटेन का कहना है कि ये भारत और नेपाल के बीच का द्विपक्षीय मामला है और दोनों देशों को इसे आपसी बातचीत से सुलझाना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार बालिन शाह के मुख्य सलाहकार कुमार व्यांग जंकर ने नेपाल में ब्रिटिश राजदूत रॉब फेन से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि 1816 की सुगौली संधि में ब्रिटेन भी एक पक्ष था, इसीलिए सीमा विवाद सुलझाने में उनकी भूमिका होनी चाहिए। हालांकि ब्रिटिश राजदूत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। सुगौली संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। नेपाल का दावा है कि इस समझौते के कारण उसकी कुछ जमीन भारत के हिस्से में चली गई, जिसमें काला पानी क्षेत्र का मुद्दा सबसे प्रमुख है। इस बीच बालिन शाह अपने एक बयान को लेकर नेपाल में भी विवादों से घिर गए हैं। संसद में उन्होंने कहा कि नेपाल ने भी भारत की कुछ जमीन पर कब्जा कर रखा है। इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने उनकी कड़ी आलोचना की और इसे राष्ट्रीय विरोधी बताया। वहीं नेपाल के विदेश मंत्रालय ने भी उनके बयान से दूरी बना ली है। इसी बीच कतर ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा लगाई गई अस्थायी टोल व्यवस्था का समर्थन किया है। शंकरीला डायलॉग में बोलते हुए कतर के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमित समय के लिए टोल लेना गलत नहीं माना जा सकता। उनका कहना है कि युद्ध और तनाव के कारण हॉर्मुज क्षेत्र में कई सुरक्षा और तकनीकी समस्याएं पैदा हो गई हैं, जिन्हें ठीक करने में ईरान को भारी खर्च उठाना पड़ रहा है। कतर के अनुसार हॉर्मुज के समुद्री रास्ते में बिछी बारूदी सुरंगों और अन्य खतरों को हटाने में काफी पैसा लगेगा। ऐसे में ईरान अस्थायी रूप से टोल लेकर इस खर्च की भरपाई कर सकता है। हालांकि कतर ने यह भी कहा कि वो स्थायी टोल व्यवस्था का समर्थन नहीं करता और भविष्य में इसका विरोध करेगा।
दूसरी ओर अमेरिका इस कदम का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर इस तरह का शुल्क लेना नियमों के खिलाफ है। इसी मुद्दे पर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है। प्रस्तावित समझौते में हॉर्मुज से टोल वसूली की अनुमति नहीं दी गई, जबकि बदले में ईरान पर लगे कुछ आर्थिक प्रतिबंध हटाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि वही रूस इंसानों की उम्र बढ़ाने और भविष्य में उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ रखने वाली तकनीकों पर काम कर रहा है। इसी उद्देश्य से रूस ने एक बड़ा वैज्ञानिक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने और खराब अंगों को नए अंगों से बदलने पर शोध किया जा रहा है, यानी कि रिसर्च की जा रही है। इस परियोजना का लक्ष्य ऐसी तकनीक विकसित करना है जिससे शरीर के अंगों को बदलकर लोगों को अधिक समय तक स्वस्थ रखा जा सके। वैज्ञानिक जीन थेरेपी, बायोप्रिंटिंग और अंग प्रत्यारोपण जैसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं। बायोप्रिंटिंग में 3D प्रिंटर की मदद से जीवित ऊतकों और अंगों को तैयार करने की कोशिश की जाती है। रूसी वैज्ञानिकों का दावा है कि वे इस दिशा में कई शुरुआती प्रोग्राम कर चुके हैं। इसके अलावा शोधकर्ता ऐसे विशेष जानवरों पर भी काम कर रहे हैं जिनके अंग भविष्य में इंसानों के इलाज में उपयोग किए जा सके। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने वाली नई दवाओं पर भी शोध किया जा रहा है। इस परियोजना में कई रूसी वैज्ञानिक और विशेषज्ञ शामिल हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों और आलोचकों का कहना है कि अभी तक इन दावों को पूरी तरह साबित करने वाले पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। उनका मानना है कि इंसानों को अमर बनाना फिलहाल विज्ञान की पहुंच से काफी दूर है। फिर भी रूस इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर शोध और निवेश कर रहा है। खैर, रूस के इस शोध को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।